नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एनएनटी भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री ऑफ बिहार देख रहे हैं, जो कि बिहार एक परिचय इम्तियाज अहमद सर की किताब पे बेस्ड है। ठीक है, उसका मेडिवल पार्ट देख रहे थे, राइट। मेडिवल पार्ट का ये आखिरी वीडियो है। यहाँ पर मेडिवल जो हिस्ट्री है बिहार का वो खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार पर चलेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, चलिए आते हैं टॉपिक पे। आज का हमारा क्या टॉपिक है? बिहार ड्यूरिंग मुगल्स। ठीक है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, 10 साल लगभग पीछे चलते हैं। तो शेर शाह सूरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि 1540 में वो दिल्ली की गद्दी पर जाके बैठ जाते हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके रख के आते हैं। ठीक है, और बिहार को एक नया रूप जो है आज के डेट में जो एग्जिस्ट करता है वो रूप देते हैं। ठीक है, बट 1545 में क्या होता है कि वो बांदा में कलिंजार फोर्ट का ये करके बैठे रहते हैं, मैंने घेर के बैठे रहते हैं कि ना तुमको आने देंगे ना जाने देंगे। ठीक है, तो ये बांदा कहाँ पड़ता है? तो बांदा आपका यूपी एमपी के बॉर्डर पे पड़ता है, कलिंजार फोर्ट है वहाँ पर। तो उसको घेर करके बैठे रहते हैं, तो एक कोई कैनन रहता है, तोप रहता है, वो बर्स्ट कर जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तुरंत मृत्यु नहीं होती है, 3 दिन बाद होती है, बट मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद उनको ला करके सासाराम में उनका एक मकबरा है, उसमें दफना दिया जाता है। और ये मकबरा उनके मरने के बाद कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो आप ये फोटो में देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद सूर्य एम्पायर का क्या हुआ? सूर्य एम्पायर अभी देख सकते हैं, आपके सामने नक्शा है, उसमें आप सूर्य एम्पायर का स्थिति जो सूर्य शाह सूरी के टाइम पर था वो देख सकते हैं। उनके मरने के बाद उनका बेटा इस्लाम शाह सूरी जो है वो बैठ जाता है गद्दी पर। ठीक है, वो लगभग 10 साल तक ठीक ठाक, मतलब 8 साल 10 साल तक लगभग वो ठीक ठाक शासन चला लेता है। बट उसके बाद क्या होता है ना कि उसके और भी भाई होते हैं, बंधु होते हैं, बेटा भतीजा, ये सब जो होता है, नोबल्स जो होते हैं, सब षड्यंत्र करते रहते हैं। और इसी बीच क्या होता है कि ये जो एम्पायर है वो टूट जाता है, ये 2 भागों में टूटता है। पहला तो ये भाग है आपका वेस्टर्न पार्ट है, जो दिल्ली ग्वालियर ये वाला एरिया देख रहे हैं, और दूसरा क्या है यूपी बिहार वाला पार्ट है, ये अलग टूट जाता है। ठीक है, दोनों ही सुर के ही कंट्रोल में होता है, बट तत्कालिक जो है 1555 के आसपास ये टूट जाता है। उसी समय हुमायूं का आक्रमण होता है और वो अपना दिल्ली जो है वो ले लेता है कि भाई मुझे मेरी दिल्ली वापस चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हुमायूं भी 1 साल के भीतर ही चला जाता है और जो अकबर है बैराम खान के संरक्षण में शासन करना शुरू कर देता है और वो एक्सपेंशन करता है। तो अभी एक्सपेंशन शुरू नहीं किया, अभी अकबर क्या है, बच्चा ही है, अभी सिंहासन में बैठा ही है, 1556 के आसपास का समय है। और उस समय बिहार में जो चल रहा है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा कि अकबर जो है वो बैठ चुका है, उसके अंडर में दिल्ली आगरा आ चुका है। बट जो आपका ईस्टर्न पार्ट है, जो कि बिहार यूपी वाला पार्ट है, वो अभी भी क्या है, आपका अफगान्स के अंडर में है। ठीक, चलिए आते हैं टॉपिक पे। अपना जो पहला पॉइंट है यहाँ पर, एट द टाइम ऑफ री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल डायनेस्टी इन 1555 एंड 1556 मोस्ट ऑफ द बिहार वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द अफगानिस्तान, सॉरी नॉट अफगानिस्तान, अफगान्स। ठीक है, तो अफगान जो है वो वहाँ पर, मतलब आपका लोधी जो था वो भी अफगान था, उसको हटा करके सुर आया था तो सुर भी अफगान था। ठीक है, तो वहाँ भी अभी बिहार में भी क्या है कि अफगान का ही प्रभुत्व जो है मेंटेन्ड है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब अकबर दिल्ली में गद्दी पर बैठा उस समय बिहार में अफगान लोगों का वर्चस्व चल ही रहा था। ठीक, अ न्यू अफगान स्टेट अंडर ताज खां करानी वॉज स्टैब्लिश्ड इन बिहार। ठीक है, तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दरिया खान नुहानी और ताज खां करानी। ठीक, तो अभी क्या है कि अकबर तो बैठा ही है, अकबर तो आपका दिल्ली में अभी बैठना शुरू ही किया है, अभी बच्चा है वो। बैराम खान अभी आएगा, सेना लेकर के बाद में आएगा, जब आएगा तब देखेंगे, अकबर का भी बड़ा होने में अभी टाइम है। तत्कालिक क्या करते हैं, ताज खां करानी जो होते हैं वो वहाँ पर अपना सत्ता स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोला गया है, अफगान स्टेट बोला गया है, जो बिहार में इन्होंने स्थापित किया। ठीक है, नाम ध्यान रखना है, ताज खां करानी। ही सक्सेसर सुलेमान खान करानी। ठीक है, इनके जो सक्सेसर थे इनकी मृत्यु हो जाती होगी, उसके बाद इनके जो बेटा या जो भी सक्सेसर था वो जो है शासन करना शुरू करता है अफगान स्टेट पे। उन्होंने अपनी एक्सपेंशन भी शुरू की और उड़ीसा का जो कुछ भाग है वो जो है अपने अंडर में कैप्चर कर लिया। ठीक है, उड़ीसा जो है इन्होंने, जो सुलेमान खान करानी है, उन्होंने कैप्चर कर लिया था। बट इनको पता चलने लग गया कि अकबर जो है वो कोई छोटा मोटा बच्चा नहीं रहा है, बड़ा हो चुका है और उसके सामने टिकना हमारी बस की बात नहीं है। तो जब आपका माने सामने वाला कुछ बड़ा होता है, उसके सामने टिकने की आपकी क्षमता नहीं होती है, तो आप क्या करते हैं, उसको घूस वूस खिला करके शांत रखते हैं। तो यहाँ भी वो क्या करता है कि अकबर को जो है पैसे वैसे भेज करके शांत रखता है कि जहाँ पना आप शांत रखिए, तोहफा कबूल कीजिए। ठीक, बट इनका जो बेटा होता है, इनको मतलब ये पसंद नहीं आता है कि मेरा बाप जो है उसको रिश्वत खिला रहा है। और इनके बेटा का नाम क्या था, दाऊद खान करानी। ठीक है, इनका बेटा दाऊद खान करानी, इनको ये पसंद नहीं आता है कि ये जो बाप है वो मेरा जो अकबर को खिला रहा है, हम इतने कमज़ोर थोड़ी हैं, हम तो अफगान हैं और अफगान जो है किसी को भी हरा सकता है। नाउ दिस इज़ करेक्ट कि अफगान जो है वो किसी को भी हरा सकता है, बट वो कहीं भी किसी को नहीं हरा सकता, वो अफगानिस्तान में भी किसी को हरा सकता है। ठीक है, बट बिहार की पॉलिटिक्स यहाँ पर चल रही है, तो यहाँ पर मतलब अकबर के सामने, मुगल एम्पायर के सामने या मुगल आर्मी के सामने टिकना इनके लिए मुमकिन नहीं था। तो जब
दादू खां करानी इस पर बैठता है तो अपोज करता है उसको, और उसको पैसा भेजना बंद कर देता है। अपने पिता के पॉलिसीज़ को अपोज करता है और अकबर को पैसा भेजना बंद कर देता है। अकबर को लगता है कि गुस्ताखी, और वो सेना लेकर निकल पड़ता है। ठीक, तो दाऊद खां करानी अपोज हिज फादर्स पॉलिसी ऑफ कीपिंग मुगल्स सेटिस्फाइड एंड ट्रिब्यूट्स satisfied with tributes, due to which he had to face अकबर इन द बैटल इन 1574। अब 1574 में क्या होता है, अकबर जो है सेना लेकर के पहुंच जाता है। अकबर जब शासन में बैठता है उस समय उसकी उम्र लगभग 13-14 साल की रहती है, और ये उससे 20 साल बाद का बात है, तो वो बड़ा हो चुका है, अभी लगभग 35 साल का हो चुका होगा, 34-35 साल के आसपास का। ठीक है, अकबर वन ओवर पटना इन 1576, 1576 में पटना को जीत लेता है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि दाऊद का करानी को वो भगा देता है उसके मतलब गद्दी से, और पटना को कैप्चर कर लेता है कब, 1576 में, 1576 में पटना को कैप्चर कर लेता है। ठीक, एंड कंपेल्ड डीके करानी टू फ्ली हिज किंगडम। ठीक है, डीके करानी इज दाऊद खां करानी। देर आफ्टर ही एडवांस टुवर्ड्स बंगाल एंड ऑक्यूपाइड इट। फिर उसके बाद अब उन्होंने सोचा कि भाई इतना दूर बिहार आ ही गए हैं, बिहार को पकड़ ही लिया, तो बंगाल को भी काहे छोड़े, काहे कि वापस जाना इतने दिन में, फिर वापस इधर आना लड़ने के लिए, इससे बेहतर है इसको भी निपटते ही चलो, है ना। तो वो बंगाल को भी निपट लेते हैं और उसको अपने मुगल साम्राज्य में मिला लेते हैं। डीके करानी वॉज द लास्ट अफगान रूलर। तो इनके बारे में जो पॉइंट याद रखना है, ही वॉज द लास्ट अफगान रूलर टू हैव रूल्ड ओवर बिहार। इसके बाद अफगान का जो प्रभुत्व है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। ठीक है, कोई अगर अफगानी डिसेंट के हों तो, और ये मेरी ये वीडियो देख रहे हों, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आपको पश्तून आता है या नहीं आता है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं यहाँ पर। पहला तो ताज खां करानी जो है वो आया, आपका शासन करना शुरू करता है। ठीक है, उसका बेटा सुलेमान खान करानी, उसका एक ही है कि वो अगर वो खुश रखता है और उड़ीसा को जीत लेता है। ठीक, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा, दाऊद खां करानी अपने पिता के पॉलिसीज़ को अपोज करता है। ठीक है, जिसके अगेंस्ट अकबर क्या करता है, अपना आर्मी लेकर के आता है और 1576 में पटना को कैप्चर कर लेता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यही दाऊद खां करानी जो है वो लास्ट अफगान रूलर है। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अकबर के बारे में थोड़ा सा बात देख लेते हैं। तो अकबर क्या है कि 1576 में जो है लगभग वो जीत चुका है सब कुछ, आसपास का जो भी एरिया है 1580 तक वो जीत के अपने पास वो रख लेता है। जब आपने किसी चीज़ को अपने पास रख लिया है तब उसको क्या करते हैं, आप अरेंज करते हैं। तो 1580 में अकबर ने क्या किया, उन्होंने बिहार को एक प्रोविंस बनाया। बिहार को एक प्रोविंस बनाया कब, सॉरी नॉट 1980, 1580 में। ठीक है, 1580 में बिहार को एक प्रोविंस बनाते हैं, जिसके अगेंस्ट जो है अफगान जो वहाँ के लोकल सरदार थे वो अपोज कर रहे होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई हमारा वर्चस्व हो। और अकबर जो है अभी खड़ा ही हुआ है पैर पर और हमको बता रहा है कि बिहार एक प्रोविंस है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर इनके रिस्पेक्ट में मैंने अकबर के शासनकाल में एक बहुत बड़ा नाम सामने आता है, दैट इज़ राजा मानसिंह का। ठीक है, ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर एज अ गवर्नर ऑफ बिहार। ठीक है, तो राजा मानसिंह की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इनको गवर्नर ऑफ बिहार बना करके डिप्यूट किया गया था, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। ही वॉज गवर्नर ऑफ बिहार फ्रॉम 1587 टू 1594। तो अब ये टाइमलाइन याद नहीं रखना है, बट आपको ये याद रखना है कि राजा मानसिंह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नर थे बिहार के अकबर के टाइम में। ठीक है, ड्यूरिंग विच ही स्ट्रेंथेंड द मुगल रूल। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, मुगल का जो शासन था उसको सुदृढ़ किया। ही डिफीटेड लोकल चीफ्स ऑफ भोजपुर, खड़गपुर एंड गिद्धौर। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि राजा मान सिंह जो हैं, ऑब्वियसली उसका गवर्नर था तो उसको उसके किंगडम को स्ट्रॉन्ग करेगा ही। ठीक है, और भोजपुर, खड़गपुर और गिद्धौर जो है, ये 3 जगह जो है वो आपको वहाँ के जो सरदार लोकल चीफ्स थे उनको किसने हराया था, राजा मान सिंह ने हराया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे ये पूछा जा सकता है सवाल में कि इसमें से कौन सा ऐसा जगह है जहाँ से मतलब राजा मान सिंह ने वहाँ के लोकल सरदार को हराया था। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं। ही मेड रोहतास इज कैपिटल। नाम दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट कि रोहतास को वो अपना कैपिटल बनाते हैं ना। पटना तो कैपिटल था ही, ठीक है, पटना एक कैपिटल था, बट इन्होंने अपना जो वहाँ पर ये इस्टेब्लिश किया, रूल इस्टेब्लिश किया, वहाँ पर उनको लगा कि रोहतास इज़ बेटर प्लेस टू मैनेज द थिंग्स। ठीक है, ही ऑल्सो मेड राजमहल हिज कैपिटल फॉर सम टाइम एंड नेम्ड इट अकबर नगर। नाउ राजमहल जो है वो झारखंड में पड़ता है आज के डेट में। ठीक है, तो यहाँ जो राजमहल है उसको इन्होंने क्या किया, अपना कुछ समय के लिए उसको भी कैपिटल बनाया होगा, फिर वापस लेके आ गए होंगे, बोला यार इधर तो इतनी आबादी नहीं है, इतना पॉलिटिक्स नहीं है, लोग शांति से ही रह रहे हैं, तो वापस हम लोग रोहतास चलते हैं। ठीक है, और इसको अकबर नगर का नाम दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिहाज से हो जाता है। ठीक है, तो 2 कैपिटल है बिहार का एज अ प्रांत, जो उसका नाम क्या क्या है, रोहतास और राजमहल। ठीक है, रोहतास जो है वो मेजर कैपिटल था, राजमहल जो है वो कुछ समय के लिए कैपिटल था, और राजमहल को जो है उन्होंने अकबर नगर का नाम दिया था, किसने, राजा मान सिंह ने।
ठीक, इसके बाद आते हैं अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 के आसपास। ठीक है, उसके बाद शासन में बैठते हैं जहांगीर, राइट। तो इनके टाइम में क्या क्या बिहार के रिस्पेक्ट में पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं क्या क्या होता है उस समय। ड्यूरिंग हिज रेन मुगल्स ऑक्यूपाइड खोखरा देश, छोटा नागपुर एंड कंट्रोल डायमंड माइंस। ठीक है, तो खोखरा देश जो है किसको बोला गया, छोटा नागपुर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि छोटा नागपुर को जहांगीर के टाइम में खोखरा देश बोला जाता था और यहाँ पर डायमंड माइंस मिलते हैं जिसको इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। तुजुकी जहांगीरी जो जहांगीर का ऑटोबायोग्राफी है, खुद ही लिखते हैं। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जो खुद लिखते हैं, बायोग्राफी होता है कोई और लिखता है, ऑटोबायोग्राफी मतलब आप खुद अपनी जीवनी लिखते हैं। ठीक है, तो तुजुकी जहांगीरी में क्या लिखा हुआ हमको मिलता है कि खोखरा देश में इनको गोल्ड मिला था। ठीक है, दे गॉट गोल्ड फ्रॉम खोखरा देश। ठीक, इन 1621 ही डेजिग्नेटेड प्रिंस परवेज एज द गवर्नर ऑफ बिहार। ठीक है, तो बिहार के गवर्नर राजा मान सिंह का नाम आया था, अभी परवेज का नाम आ रहा है जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, प्रिंस भी थे। एंड देयर आफ्टर दिस वाज गिवन टू मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली ओनली। मतलब अब इस लाइन से क्या बताना चाह रहा है, पहला तो आपको ये ध्यान में रखना है कि परवेज और राजा मान सिंह का नाम जो है एज अ गवर्नर ऑफ बिहार आ रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि परवेज के बाद जो है वो सारा जो वो पोस्ट जो था बिहार के गवर्नर का पोस्ट वो रॉयल फैमिली के लोगों को ही दिया जाता था। अब ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि बिहार का मैनेजमेंट या बिहार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मुगल्स के लिए। ठीक है, तो अब जो जगह इंपॉर्टेंट होगा वही ना आप रॉयल फैमिली के मेंबर्स को भेजेंगे। जो छोटा मोटा जगह होगा जो किसी काम का नहीं होगा, बस उसका मैनेजमेंट देखना है, एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, वहाँ पर थोड़ी ना आप अपना बेटा भतीजा को भेजेंगे। बेटा भतीजा को तो वहीं भेजेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह होगा। तो बिहार का जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, बिहार एज अ प्रांत जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, मुगल्स के लिए। इन 1623-24 बिहार वॉज अफेक्टेड बाय द रिवॉल्ट ऑफ शाहजहाँ। तो शाहजहाँ का रिवॉल्ट से बिहार जो है अफेक्टेड हुआ था कब, 1623-1624 में, लेकिन इसको सप्रेस कर दिया गया। ठीक है, ऑब्वियसली मुगल के सामने में मुगल मतलब अकबर के समय से, अकबर जहांगीर जो और फर्स्ट हाफ ऑफ औरंगजेब तक जो समय है, लगभग 100 साल का जो समय है, उसमें मुगल जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल था। बट लेटर हाफ ऑफ द रूल ऑफ द औरंगजेब जो मुगल एम्पायर है वो कमज़ोर होने लग गया। तो उसमें बात करेंगे अभी आगे या फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो हमने क्या देखा अभी, शाहजहाँ का रिवॉल्ट हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शाहजहाँ का रिवॉल्ट जो है वो बिहार में हुआ था। पूछ सकता है कि आपसे कि किस मुग़ल शासक जो हैं या किस मुग़ल प्रिंस का जो ये है रिवॉल्ट है वो बिहार में हुआ था, तो आपको शाहजहाँ का नाम याद रखना है। ठीक है, खोखरा देश छोटा नागपुर को बोला गया, छोटा नागपुर से इनको डायमंड माइंस मिले, उनको गोल्ड मिले। ठीक है, तुजुकी जहांगीर में इन चीज़ों का मेंशन हमको मिलता है। ठीक, बिहार विटनेस पीस अंडर द औरंगजेब एंड शाहजहाँ। शाहजहाँ और औरंगजेब का जब शासनकाल था उसमें जो बिहार है मोटा मोटी शांति चल रहा था। तो ये हम लोग क्या हो चुका है कि समवेयर अराउंड हम औरंगजेब तक का अगर बात कर लिए हैं, यहाँ देख रहे हैं ना, औरंगजेब शाहजहाँ की बात की गई है, तो औरंगजेब तक का बात कर लिए मतलब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। ठीक है, 1707 में। तो यहाँ तक का जो मोटा मोटी है हमने बात कर लिया है। बिहार के रिस्पेक्ट में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने देख लिए। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है सिखिज़्म इन बिहार। बिहार में सिखिज़्म का फैलाव या फिर बिहार में कैसे क्या चला उनका। तो गुरु नानक देव जी जो हैं वो बिहार आए थे। बिहार में किन किन जगहों पर गए थे, तो पटना, गया, राजगीर, मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव। ठीक है, कहलगांव भी भागलपुर में ही है, राजमहल। ठीक, अभी देखा था हमने, राजमहल कुछ समय के लिए कैपिटल बनाया गया था, वो झारखंड में पड़ता है। ठीक, ही मेड हिज डिसाइपल्स एंड प्रोपोगेटेड हिज धर्म। ठीक, तो इन्होंने अपने प्रचार प्रसार किया अपने धर्म का। इनके बाद आते हैं गुरु तेग बहादुर। तो आपसे यहाँ पर ये सवाल नहीं पूछेगा कि गुरु नानक देव जी जो हैं वो बिहार में कौन कौन सी जगह पर गए थे। आपसे ये पूछेगा कि बिहार में जो सिख के गुरु हैं, मैंने सिखों के जो गुरु हैं वो बिहार में मैंने कौन कौन से सिख के जो गुरु हैं वो बिहार में आए थे। ठीक है, या बिहार से उनका रिलेशन है। तो 3 का नाम आपको ध्यान रखना चाहिए, गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर सिंह जी एंड गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, इन तीनों का नाम आपको याद रहना चाहिए। तो पहला तो ये नाम हो गया गुरु नानक देव जी। अब ये जो शहरों का नाम है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वो आप कभी सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग कर रहे हो तो उसमें कोट कर सकते हैं। गुरु तेग बहादुर सिंह जी, तो ये समवेयर अराउंड 1665-66 का बात है। ठीक है, 1665-1666 औरंगजेब का शासन था। उस समय गुरु तेग बहादुर सिंह जी जो है वो पटना आए थे। पटना कैसे आए थे, ही रीच्ड पटना वाया सासाराम एंड गया।
तो सासाराम गया से क्यों आए थे? क्योंकि आपको पता होगा कि शेरशाह सूरी के टाइम में ग्रैंड ट्रंक रोड का जो है वो चौड़ीकरण किया गया, उसका एडवांस किया गया, ठीक है। तो दिल्ली से या आगरा से कोई अगर आ रहा है या पंजाब से भी कोई आ रहा है तो वो मोटा मोटी ग्रैंड ट्रंक रोड ही पकड़ता। वो ग्रैंड ट्रंक रोड पकड़ के सासाराम पहुंचा होगा, सासाराम से गया, गया से पटना, ठीक है। अभी तो क्या है कि डायरेक्ट पटना का रूट मिल गया है, बट उस समय इतना ये साधन का ये नहीं था, या रोडवेज जो था इतना डेवलप नहीं था, तो जो मेजर रोडवेज थे उसी से लोग चलते थे, ठीक। तो ये सासाराम और गया होते हुए पटना पहुंचते हैं, ठीक। ही हैड टू लीव फॉर असम टू मीडिएट ट्रीटी बिटवीन अहोम किंग्स एंड मुगल्स। तो ये 1666 में क्या करते हैं कि इनको बोला जाता है कि जो अहोम किंग हैं असम में थे, और इधर से आपके जो राजपूत सेनापति थे मुगल के यानी औरंगजेब के, वो गए थे वहाँ पर एक ट्रीटी निगोशिएट करने के लिए। तो उसमें एक निगोशिएटर का ज़रूरत था। तो जो गुरु तेग बहादुर सिंह जी जो थे उनका बहुत बड़ा रिस्पेक्ट था, तो इस कारण से उनको मीडिएटर बना के भेजा गया था, ठीक। सो ही लेफ्ट हिज वाइफ माता गुजरी देवी, ठीक है, अपनी पत्नी माता गुजरी देवी को पटना में ही छोड़ के चले जाते हैं, अंडर द गार्जियनशिप ऑफ कृपाल चंद्र हिज ब्रदर। अपने भाई कृपाल चंद्र के संरक्षण में अपनी पत्नी माता गुजरी देवी को गुरु तेग बहादुर सिंह जी जो हैं वो पटना में ही छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि चूँकि इनको क्यों नहीं ले जाते हैं गुजरी देवी जी को, उसका कारण ये था कि शी वॉज प्रेग्नेंट और किसी भी समय उनका ये हो सकता था, बच्चा हो सकता था। एंड बच्चा जो था वो आगे जा करके गुरु गोविंद सिंह के नाम से फेमस होते हैं, ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन पटना, ठीक है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से गुरु, सिख के गुरु जो हैं उनका जन्म पटना में हुआ था। तो दिसंबर 26, 1666 को पटना में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। ही लेफ्ट पटना इन 1671। 4.5 साल 4.5 ईयर्स की एज में उनके पिताजी का ऑर्डर आता है कि काम करो भैया, तुम वापस पंजाब आ जाओ, ठीक है। तो वो आनंदपुर जो है पंजाब में वहाँ चले जाते हैं। आफ्टर बिकमिंग गुरु ही सेंट मसंस रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव होते थे सिखिज़म के, उनको वो बिहार भेजते हैं, ठीक। आज भी जो आपका बिहार में पटना में आपका जो उनका बर्थ प्लेस है वहाँ पर एक आपको गुरुद्वारा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो आफ्टर बिकमिंग गुरु तो वो क्या करते हैं कि अपने जो रिलीजियस प्रीचर्स थे या रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव थे उसको वो आनंदपुर में बैठ करके पटना की ओर भेजते हैं, ठीक। अब इन्होंने ये मसंद जो हैं आप देख रहे हैं ये रिप्रेजेंटेटिव थे, ये क्या करते थे, प्रीचिंग तो करते ही थे, साथ में कुछ फंडिंग वगैरह मिला, गुरु दक्षिणा ये सब मिलता था ना, जो डोनेशन वगैरह मिलता था, ये लेकर के ये आते थे, ठीक है। बट इसमें काफ़ी करप्शन आने लगे, लोग जो हैं ये मसंद लोग जो हैं काफ़ी करप्ट होने लगे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने से क्या किया, अंत कर दिया, मतलब आदमी को नहीं मार दिया, इस पोस्ट का अंत कर दिया, ठीक है। आफ्टर हिज डेथ, किनकी डेथ, गुरु गोविंद सिंह जी का, सिक्स ऑफ बिहार। ना ये मसंद वाला इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, जस्ट आपको सब्जेक्टिव राइटिंग के लिए थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। पटना से चले गए ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पटना में इनका जन्म हुआ दैट इज़ इंपॉर्टेंट। और लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी जो वाइफ थी दैट इज़ माता साहिब देवी, और भी वाइफ्स थी बट सी वॉज द लेटेस्ट, मतलब सी वॉज द मतलब सबसे लास्ट में इनसे ही शादी हुई थी। 6 ऑफ द बिहार कंटिन्यूड देयर डिवोशन टुवर्ड्स गुरुज वाइफ, ठीक है। दे इवन मेड रेगुलर अरेंजमेंट्स फॉर सेंडिंग मॉनेटरी एंड अदर हेल्प, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ये कुछ और बन गया, कुछ और बना रहे थे, चलिए अंडरलाइन ही करके काम चला लेते हैं ना, ठीक है। तो गुरु का जब मृत्यु हो जाता है उसके बाद उनकी जो माता हैं, क्योंकि उनके जो बेटे वगैरह थे उनको भी मतलब शहीद हो गए थे, और उनका जो ये है मतलब खर्चा पानी जो है वो कैसे चलेगा, तो ये उनके इतना डिवोशन था वहाँ के बिहार के सिखों का कि उन्होंने उसको एकत्रित किया, कुछ धन और ये सब, और रेगुलर उनको भेजते रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है ट्राइबल स्टेट्स इन बिहार, ठीक है। मेडिवल बिहार में ट्राइबल स्टेट्स कौन कौन से थे। तो हमने अभी देखा कि अफगानों का जो प्रभुत्व है बहुत लंबा समय तक चला बिहार में, और वो जो है वो अपना शासन चला रहे थे, ठीक है। बट इनका क्या था कि जो लोकल सरदार थे जो वहाँ पर पहले से थे उनका भी काफ़ी पावर था, और ये लोग जो इनका जो पावर था उनसे चाहे तो वो लड़ रहे होते हैं या फिर दोस्ती कर रहे होते हैं। तो हमको यहाँ पर 3-4 ट्राइबल स्टेट्स हैं उनको याद रखना है, ठीक है। तो जब पाल वंश का डिक्लाइन होता है उसके बाद लोकल ट्राइबल चीफ जो हैं वो पावर में आते हैं। सबसे पहला नाम इसमें खारवाड़ का है, ठीक है। खारवाड़ ट्राइब जो है वो सोन वैली में देखने के लिए मिलता था आपको। भार ट्राइब जो है वो आपको यूपी एंड सेंट्रल बिहार में, ईस्टर्न यूपी एंड सेंट्रल बिहार में देखने के लिए मिलता था। चेरोज वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, ठीक है। ठीक है, ये चेरा चोला पांड्या वाला चेरोज नहीं है, ये चेरोज अपने बिहार में ट्राइब था। शाहबाद, सारन,
चंपारण, मुजफ्फरपुर, पलामू, मतलब बिहार का, सेंट्रल बिहार का लेकर के आप मुजफ्फरपुर से समझ सकते हैं कि पलामू तक जा रहा है, पलामू इज इन झारखंड। तो एक लंबा चौड़ा इनका जो है कंट्रोल था, और इनके साथ जो दोस्ती उस वाले संबंध बना करके जो अफगान शासक थे वो लोग रूल कर रहे थे। ठीक है, भोजपुर में उज्जैनियाज थे। ठीक, तो ऐसा ये ट्राइब चला था। अब तो खैर ये लोग भी मतलब इतने ज़्यादा मिल घुल चुके हैं कि अब इनमें कोई ट्राइबल वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। हो सकता है मैच द कॉलम में पूछ दे आपसे कि कौन कहाँ का था, तो इसका तो बहुत लंबा, चेरो का तो बहुत लंबा सा ये था। बाकी उज्जैनिया का भोजपुर, खारवार का सोन वैली, और भार ट्राइब का आपका ईस्टर्न यूपी एंड सेंट्रल बिहार ये था। ठीक, मलिक इब्राहिम बायू, इनकी बात हमने की थी। इनका जो बिहार शरीफ में हिल पे एक इनका मकबरा है। ठीक है, उज्जैनियाज, शेरशाह सूरी, शाइस्ता खान, दाऊद खान, ये जो सारे हैं वो चेरोज के अगेंस्ट फाइट किए थे। अब चेरोज क्या था कि इनका मतलब टसल चलता रहता था। अब कोई भी, हम पावर में हैं तो सामने वाला कोई भी पावर होगा उसके साथ टसल चलेगा, तो हम उसको क्षति पहुंचाना चाहेंगे। तो कुछ को यहाँ पर किताब में लिखा हुआ था कि किसी सुफिसेंट को उन्होंने नुकसान पहुंचाया था, तो इसके अगेंस्ट मलिक इब्राहिम बायू ने इनके अगेंस्ट अभियान किया था। ठीक है, शाइस्ता और दाऊद खान जो है वो उज्जैनियाज के अगेंस्ट भी फाइट करते हैं। तो दिस इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब ये सब नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको जो याद रखना है, ये अब चूँकि लिखा हुआ होता है तो सारा कुछ पढ़ाना पड़ता है, बट अपने MCQ के हिसाब से, ठीक है, MCQ के हिसाब से ये 4 नाम इंपॉर्टेंट है। ये 4 नाम इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मैच द कॉलम पूछ दे, हो सकता है आपसे ये पूछ दे कि भाई 4 ट्राइब का नाम दे दे, उससे पूछे कि कौन सा ट्राइब जो है वो बिहार में था, या कौन सा ट्राइब बिहार में नहीं था, 3 का नाम दे दे। ठीक है, खारवार, भार और चेरोज का नाम दे दे, और चौथा कोई और नाम दे दे, और आपसे पूछ दे कि इनमें से कौन जो है वो बिहार का ट्राइब नहीं है। तो हो सकता है ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। अब आते हैं धीरे धीरे हम लोग मेडिवल, यहाँ चूँकि ख़त्म हो रहा है और हम लोग मॉडर्न में घुसेंगे, तो बीच का जो ब्रिज है वो कौन बनाते हैं? अंग्रेज लोग बनाते हैं। अंग्रेज एज ए यूरोपियंस लोग बनाते हैं। ठीक है, तो थोड़ी बात हम यहाँ पर करते हैं, बस 5 मिनट और लगेगा और ये ख़त्म हो जाएगा। तो अराइवल ऑफ यूरोपियन मर्चेंट्स इन बिहार। ठीक, तो आपको पता होगा कि 1498 में वास्को ड गामा जो है वो कलिकट पहुँचते हैं, और राजा जमोरिन जो है उनका स्वागत करते हैं। तो धीरे धीरे उनको पता चलता है कि यहाँ तो बहुत मुनाफा है, तो रास्ता पोर्टुगीज़ ने खोला था, लेकिन उसके बाद सारे डेन्स, डच और ये इंग्लिश सारे जो हैं आकर के अपना ट्रेडिंग बिजनेस शुरू कर देते हैं इधर में। तो मैंने आपको अगर दिख जाए कि कोई खेत है उसमें सोना निकल रहा है, तो सभी लोग झुंड में कूद पड़ेंगे ना, मेरे से सोना निकल, सोना निकल, सोना निकल। तो भारत में सोना ही था, और ये सारा लोग पहुँचने लगे कि भाई हमको भी सोना चाहिए, हमको भी सोना चाहिए, हमको भी सोना चाहिए। ठीक, तो अराइवल ऑफ यूरोपियन मर्चेंट्स इन बिहार। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट जो है, मिडिवल बिहार वाज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स वेयर इन यूरोपियन कंट्रीज वेयर एक्टिव सिंस 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी मतलब क्या होता है? 1600 से लेकर के 1699। ठीक है, ये 17th सेंचुरी है। तो 1600 से ही ये लोग एक्टिव हो गए थे, 1600 से ही एक्टिव हो गए थे। कैसे एक्टिव हो गए थे, कि कब एक्टिव हो गए थे, वो हम लोग आगे देखेंगे। बट आपको ये लाइन, कभी भी आप अगर आंसर लिख रहे हो, जब आप बिहार का इसके साथ बात कर रहे हो, यूरोपियन ट्रैवलर्स के साथ या यूरोपियन मर्चेंट्स के साथ, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मिडिवल बिहार वाज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स वेयर इन यूरोपियन कंट्रीज वेयर एक्टिव सिंस 17th सेंचुरी। ठीक है, तो ये लाइन रट जाइए, है ना, आंसर राइटिंग के हिसाब से। द फॉरेन ट्रेडर्स वेर इंटरेस्टेड इन साल्ट पीटर, कॉटन क्लोथ्स। ठीक है, कॉटन क्लोथ्स या टेक्सटाइल से बोल सकते हैं आप, टेक्सटाइल्स एंड क्रॉप्स, इन चीज़ों में ये लोग इंटरेस्टेड थे। मतलब बिहार के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। अब टी कॉफ़ी का यहाँ पर कोई बात नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ भी मसाला क्या है कि ऑल ये लोग लेकर ही आते थे, और बिहार में इतना ज़्यादा मसाला नहीं उगता था, मसाला तो साउथ इंडिया में उगता था, वहाँ से लेकर के ये लोग यहाँ आते थे। ठीक, दो यूरोपियन मर्चेंट्स थ्रू यूरोपियन मर्चेंट्स ट्रेडिंग फ्रॉम बिहार रिच्ड वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, कोस्टल अफ्रीका एंड यूरोपियन कंट्रीज थे। ठीक है, तो ये सब सारा आपका किस चीज़ के लिए? मेंस राइटिंग के लिए है। आपको इधर कोई नहीं पूछेगा ये सब, मैंने MCQs में ये सब नहीं पूछे जाएंगे। अब अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक ट्रैवेनियर करके यात्री थे। ठीक है, जीन ट्रैवेनियर, ये फ्रेंच ट्रैवलर थे। राइट, ही विजिटेड 6 टाइम्स, 6 बार आते हैं, 1630 से 1668 के बीच में। He wrote Patna was the second largest city of the Mughal Empire. Now this line is very important, कि कौन है और कहाँ का है, और वो क्या बोला? पटना was the second largest city of Mughal Empire. ये कुछ कभी कभी कुछ और बन जाता है ना, सब अपने मन के मालिक हैं। राइट, ठीक, तो ट्रैवेनियर जो है वो फ्रेंच ट्रैवलर थे। पहला तो नाम ट्रैवेनियर, ये याद रखेंगे आप। दूसरा पॉइंट, ये फ्रेंच थे। ठीक है, फ्रेंच ट्रैवलर थे। ठीक है, ये इंडिया आते हैं, बिहार भी आते हैं, और बिहार के बारे में कहते हैं कि पटना जो है वो सेकंड लार्जेस्ट मुगल एम्पायर का सिटी है।
और दूसरा पॉइंट बोलते हैं कि इट वाज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग सेंटर इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, इंडिया नीचे रह गया तो हम लोग यहीं पर घेर देंगे इसको। ठीक, दो बातें कहते हैं पटना के बारे में। पहला तो ये कि जो मुगल साम्राज्य है उसका सबसे बड़ा सेकंड सबसे बड़ा सिटी है, तो पहला शायद आगरा रहा होगा, दूसरा ये हो गया। ठीक है, दिल्ली मतलब खोज हो गया था, दिल्ली तो शाहजहाँ के टाइम में ही शुरू होने लग गया था, बट इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था दिल्ली, उससे ज़्यादा आगरा पॉपुलर था, राइट। तो पटना जो है वो सेकंड सबसे बड़ा सिटी है और सबसे बड़ा ट्रेडिंग जो आपका नॉर्थ इंडिया का जो ट्रेडिंग सेंटर है वो आपका पटना में ही है। ठीक, मैंड्रिक जो है वो आते हैं। अब मैंड्रिक क्या है? मैंड्रिक जो है आपके वो पोर्टुगीज ट्रैवलर हैं। ठीक है, ये 1 पोर्टुगीज ट्रैवलर हैं, ये 2 दूसरा पॉइंट। ये सब याद रखना है दोस्तों, है ना, इसलिए मैं इसको घेर रहा हूँ। ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग इस पीरियड में आते हैं। ही रोड पटना पॉपुलेशन वाज 2 लाख। तो उससे आपसे सीधा पूछ सकता है कि कौन से ट्रैवलर के लेख में हमको देखने के लिए मिलता है कि पटना का जो पॉपुलेशन है वो 2 लाख है, तो आप इसका आंसर मैंड्रिक करेंगे, राइट। जॉन मार्शल और पीटर मुनी ये दोनों ही आते हैं, बोलते हैं कि पटना जो है बहुत मतलब समृद्ध है और उसका वहाँ जो लोग हैं वो लेविश लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, तो इनका नाम आप मेंस के आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं। प्रीलिम्स के हिसाब से यहाँ पर मुझे कोई ये नहीं दिखता है, सवाल नहीं दिखता है। इन 18th सेंचुरी द डेप्यूटेड इंग्लिश ऑफिसर या इंग्लिश फैक्टर मतलब फैक्ट्री से फैक्टर आया वर्ड। फैक्ट्री आप जानते होंगे, फैक्ट्री क्या होता है कि फैक्ट्री आज के डेट में तो फैक्ट्री वो होता है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है, लेकिन उस टाइम में फैक्ट्री क्या होता था? एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता था, गोडाउन होता था। मैंने ब्रिटिश काल में या फिर उससे पहले का जो समय, ये जो समय अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 1600 1700 के आसपास का, इस समय जो फैक्ट्री है वो कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, उसमें बस सामान रखा जा रहा है, गोडाउन टाइप का यूज़ हो रहा है, तो उसको जो फैक्ट्री बोला गया। उस फैक्ट्री का इंचार्ज जो था वो इंग्लिश फैक्टर, राइट। फैक्ट्री का इंचार्ज कौन था? फैक्टर था, फैक्ट्री का इंचार्ज फैक्टर। ठीक है, तो ये क्या था? एक अंग्रेज था। तो इसका काम क्या होता था कि दिल्ली में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रहा है, क्योंकि वो बीच में खुद ही बैठा हुआ है, ब्रिज पे बैठा हुआ है, बंगाल और दिल्ली के बीच में, तो वो ब्रिज पे बैठ कर क्या करता था कि एक साइड दिल्ली का पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है उसका ये लेता था, इंफॉर्मेशन लेता था, और वो बंगाल में जो कलकत्ता में जो उसके ऑफिसर्स बैठे हुए थे, माई बाप जो बैठे हुए थे, उनको वो बताता था। ठीक है, ये उसका एडिशनल एक काम होता था। ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके वो आपको ध्यान रखना है विथ रिस्पेक्ट टू मेंस ऑब्वियसली। ठीक है, प्री के हिसाब से हमने घेर दिया है कि ट्रेविनेंट ने क्या बोला था, मैंड्रिक ने क्या बोला था, क्या लिखा था। ठीक है, थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से ट्रैवलर्स या कौन कौन से कंट्री के जो मर्चेंट्स हैं वो आए थे। तो यहाँ पर पहला नाम आता है पोर्टुगीज़ का। पोर्टुगीज़ वर द फर्स्ट टू अराइव पटना फ्रॉम हुगली। ठीक है, हुगली इनका मेन ट्रेडिंग सेंटर होता था, वहाँ से ये पटना आए थे वाटरवेज के थ्रू, गंगा नदी में नाव चला करके आए थे। ठीक है, राइट। द पोर्टुगीज इस्टेब्लिश अ फैक्ट्री इन पटना इन 1580 में ही ये लोग इस्टेब्लिश कर लेते हैं अपना, क्या इस्टेब्लिश कर लेते हैं? फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, दे ब्रॉट विद देम स्पाइसेस, पोर्सिलेन यूटेंसिल्स। पोर्सिलेन इज चीनी मिट्टी का कुछ बर्तन वगैरह लेकर के आते हैं, स्पाइसेस वगैरह साउथ इंडिया या साउथ ईस्ट एशिया से लेकर के आए होंगे, और वो क्या लेकर के गए? वो उन्होंने बाटा सिस्टम था तो उन्होंने वो सामान दिया, उसके बदले वो कॉटन और कॉटन टेक्सटाइल्स वगैरह का जो सामान है वो लेकर के गए, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि पहला तो आपको ये याद रखना है कि पोर्टुगीज वेयर द फर्स्ट टू इंटर बिहार एज अ फॉरेन ट्रेडिंग मर्चेंट। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखना है, इन्होंने पटना में फैक्ट्री लगाया, 1580 में फैक्ट्री लगाते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको पोर्टुगीज के रिजल्ट याद रखना है। इसके बाद इंग्लिश आते हैं, बट इंग्लिश क्या करते हैं कि अपना जो पहला ट्रेडिंग सेंटर है या फैक्ट्री बोल सकते हैं आप, उसको आलमगंज पटना में लगाना चाहते हैं। कहाँ पर लगाना चाहते हैं? आलमगंज पटना। कब लगाना चाहते हैं ये लोग? 1620 के आसपास, लेकिन कुछ कारण से 1621 में ये बंद हो जाता है। ठीक है, ये बंद हो जाता है, इसलिए इसको अनसक्सेसफुल बोला गया। ठीक है, बट सक्सेसफुली वो कब लगा पाते हैं? जो लॉन्ग टाइम के लिए चला, दैट इज इन 1651 में लगाते हैं। कहाँ पे लगाते हैं? वो आज के डेट में गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस गुलजार बाग बन चुका है, तो गुलजार बाग पटना में ये लोग क्या करते हैं? अपना फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रेडिंग पोस्ट लगाते हैं या फैक्ट्री लगाते हैं। ठीक है, ये लोग जो अपने ऊपर सामान देखा था ना, कौन सा था? कॉटन टेक्सटाइल वगैरह देखा था। ठीक है, तो कॉटन टेक्सटाइल के साथ साथ ये लोग क्या, ये इंडिगो भी ऑब्टेन करते हैं बिहार में। ठीक है, नील दर्पण। ठीक है, तो इसी पर मैंने इंडिगो का जो ये था, मतलब फार्मर्स पर जो एट्रोसिटीज़ करते थे ये लोग, अंग्रेज लोग, तो उस पर एक किताब है नील दर्पण। तो इंडिगो जो है वो आपको बिहार में उगाया जाता था। ठीक है, इनफैक्ट इंडिगो की जो है वही चंपारण सत्याग्रह के लिए, मतलब गांधी जी का जो इन्वॉल्वमेंट है चंपारण सत्याग्रह में, वो इंडिगो के कल्टीवेशन के कारण ही हुआ था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन्होंने पहला कोशिश किया 1620 में आलमगंज में, अनसक्सेसफुल रहा। दूसरा इन्होंने गुलजार बाग में कोशिश किया 1651 में, जो कि सक्सेसफुल रहा। ठीक,
बट अगर ऐसा आपसे पूछा जाए कि मतलब ट्रेडिंग पोस्ट जो है या फिर फैक्ट्री जो है वो किसका किसका पहले पहले मतलब क्रोनोलॉजी बताइए, ठीक है, तो क्रोनोलॉजी में सबसे पहले पोर्टुगीज आएंगे, उसके बाद डच आएंगे, उसके बाद इंग्लिश आएंगे, क्योंकि वो बंद हो गया ना, अनसक्सेसफुल हो गया ना, तो जब वो मतलब खुला रहता तब तो मान लेते हैं हम वही उसी को अंग्रेज को सेकंड में, लेकिन यहाँ पर वो खुला हुआ नहीं रहा, वो बंद हो गया, इसलिए डच जो है वो सेकंड हो जाएंगे। द पोर्टुगीज वेर द फर्स्ट, दूसरे डच थे जिनका फैक्ट्री लगा, तीसरे इंग्लिश थे, और चौथे जो हैं वो डेनिश थे, वो देखेंगे अभी हम लोग, डेनिश नीचे है। तो अंग्रेज लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि पहला मतलब सेकंड बैटिंग कर लें, लेकिन वो सेकंड बैटिंग कर नहीं पाते हैं, तो वो जब मैंने बैटिंग शुरू कर देते हैं बट आउट होकर चले जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, डच आ जाता है। डच कब आता है, डच आपका आता है 1632 में। 1632 में ये लोग क्या करते हैं, अपना फैक्ट्री लगा लेते हैं। कहाँ लगा लेते हैं, पटना कॉलेज में लगा लेते हैं, ठीक है। नॉर्दर्न ब्लॉक ऑफ पटना कॉलेज जो है वो उनका फैक्ट्री होता था, उसका फोटो आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। दे एस्टैब्लिश फैक्ट्री इन 1632, देयर फैक्ट्री इज नाउ नॉर्दर्न ब्लॉक ऑफ पटना कॉलेज, ठीक है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ना, ये नॉर्दर्न ब्लॉक पटना कॉलेज का है, ये इनका फैक्ट्री हुआ करता था, ठीक है। तीसरे में अंग्रेज आए, ये हम लोग बात कर चुके हैं। चौथे में सबसे लास्ट बहुत पीछे आए थे, ठीक, 1774 में नेपाली कोठी पटना में है, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने डेनिस ने अपना खोला था, ठीक। तो आपको थोड़ा ये पता होना चाहिए कि डच जो है नीदरलैंड वाले को बोला जाता है। नीदरलैंड एक कंट्री है, नीदरलैंड स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। नीदरलैंड जो कंट्री है वहाँ का जो आदमी है उसको डच बोलते हैं, एंड डेनिस जो है वो डेनमार्क के जो लोग हैं उनको बोलते हैं, डेनमार्क के लोग हैं उनको डेनिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो है, ये डेनिस सबसे लास्ट में आया था, उससे पहले इंग्लिश आया था, उससे पहले डच आया था, सबसे पहले पोर्टुगीज आया था। तो इसी के साथ हमारा जो आपका मेडिवल हिस्ट्री है बिहार का वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग मेडिवल हिस्ट्री का एंड और बिहार मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में एंट्री करते करते हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है। आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मेरे डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, आपको कुछ लिंक्स मिलेंगे। एक प्लेलिस्ट का लिंक है इस प्लेलिस्ट का जिसमें हम लोग अभी चल रहे हैं, दूसरा आपको मेरा जो हिस्ट्री का लेक्चर सीरीज़ है उसका मिलेगा आपको। वहाँ पर मैंने मॉडियंस पढ़ा के स्टॉप किया हुआ है कि कुछ लोग और आ जाएँ तो पढ़ाना शुरू करूँ, ठीक है। और तीसरा आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, मेरा खुद का मिल जाएगा, और एक पेज मैंने बनाया है जहाँ पर मैं बीपीएससी क्वेश्चन पोस्ट करूँगा, तो आपको वो आंसर करना है वहाँ पर, ठीक है। चौथा मेरा यूपीआई आईडी मिल जाएगा, कोई गुरु दक्षिणा देना चाहें तो। चलिए, टाटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।